ब्रिगेडियर मसूद साहब, जो ब्रेक पर जाने से पहले हम इस बुनियानुल मरसूस के हवाले से बात कर रहे थे, उसमें से एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इस दफा फर्क नजर आया पहले के जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो पहले शोडाउन हुए, वो ये कि पहले बड़े महदूद इलाके तक होते थे। हमने बालाकोट देखा, उससे पहले भी कश्मीर के अंदर भी जहां पर हुआ जो है वो बड़े महदूद और एक इलाके तक जो है वो कोई भी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान रहता था। लेकिन इस दफा हमने देखा कि ये फैल गया और ना सिर्फ जमीन फजाई सरहदों पर जो कुछ हुआ, बल्कि नीचे कश्मीर से लेकर जो है वो नीचे साउथ तक जो है वो हमने देखा मिसाइल्स और ये तमाम चीजें जो है वो फायर होती रही। आपके ख्याल में इसकी क्या वजह थी? क्या कॉन्फ्लिक्ट की नेचर ही ऐसी थी या फिर कुछ गैर मामूली था कि इस मरतबा उसे किसी एक इलाके तक महदूद नहीं रखा जा सका? जी हाँ, देखें, मेरे ख्याल में तो इसका कंसेप्ट ये था कि पाकिस्तान को किसी तरीके से प्रेशराइज करे। देखें तो इसमें ये तीन, जिस तरह आपने बात की, एलओसी के पार भी हुआ, वर्किंग बाउंड्री के पार है, जो हम जो वर्किंग बाउंड्री की जहाँ बात करते हैं मराला से रह के नारोवाल तक, तो ये वर्किंग बाउंड्री का एरिया है। तो जो शकरगढ़ पे और कोटली सतिया वाली, कोटली लोहारा वाली साइड पे और शकरगढ़ वाली साइड पे भी स्ट्राइक्स वगैरह हुई। फिर इंटरनेशनल बॉर्डर की क्रॉसिंग हुई, जब आपने मुरीदके पे स्ट्राइक्स किए, जब आप जाके बालपुर में आप स्ट्राइक्स के लिए गए। सो उन्होंने इसको वास्ट किया और बेसिकली दे वांटेड पाकिस्तान को प्रेशर में रखें और फिर एक न्यू नॉर्मल की तरफ गए हैं। देखें जो कंसेप्ट था वो देखें कि अब तो पहले तो रिस्ट्रिक्टेड थे, अब स्विफ्ट रिटार्ट हुआ तो अगेन वो उसी में रिस्ट्रिक्टेड था। कारगिल भी रिस्ट्रिक्टेड रहा, उसी रीजन के अंदर था। लेकिन इस तरह उन्होंने बेसिकली सिंस वो एक कहानी डालना चाह रहे थे कि हम टेररिस्ट कैंप्स की तरफ जा रहे हैं, जबकि वहां पे सारे ख्वातीन और बच्चे थे, तो वो वाला एक इम्पैक्ट क्रिएट करना चाह रहे थे और एक समझ लें कि एक मैसेज देना चाह रहे थे कि हम प्रिवेल कर सकते हैं, हम यहाँ पे वी आर दी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, तो हमारी मर्जी चलेगी। तो लेकिन तो सारे बैकड्रॉप में ये साइमल्टेनियस अटैक हुए थे और दे नेवर एक्सपेक्टेड पाकिस्तान से ये रिस्पांस जाएगा तो ऐसा होगा। फिर आप देखें कि 6-7 को जो स्ट्राइक्स आई और उसके बाद नेक्स्ट 48 आवर्स दे ग्राउंडेड देयर एयरफोर्स। तो मेरे ख्याल में कितना बड़ा मुल्क, कितना बड़ा नाम था, उससे तो और शर्म क्या हो सकती थी कि उन्होंने अपने जहाज नहीं उड़ाए अगले 48 आवर्स में। वो खौफ जो था पाक फजाइया का इतना उनके ऊपर था। और इसके बाद देखें जब बुनियानुल मरसूस लॉन्च हुआ तो उसमें फिर पाकिस्तान ने भी रिस्ट्रिक्ट नहीं किया कि हमने जवाब फिर देना था अकॉर्डिंगली। सो वी स्टार्टेड, देखें कि वेस्ट से हम ईस्ट की तरफ गए हैं, जहां हमने जब बीकानेर से ऊपर की तरफ गए और स्ट्राइक करते हुए इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर गए हैं। सो जब वो वायलेशन हुई तो थ्रेशोल्ड जो है देखें कि फ्यूचर में बहुत नीचे आ गया है, तो फ्यूचर में कहीं भी कुछ भी चीजें हो सकती हैं। अच्छा। वो डायरेक्ट, जी हाँ, डायरेक्ट इसमें इंटरनेशनल बॉर्डर के तो अभी वो हैसियत नहीं रही है, तो वो यहाँ पे कहीं से भी स्ट्राइक्स हो सकती हैं। सो अकॉर्डिंगली भी हमें तैयार हर सिचुएशन के लिए होना चाहिए। सही। अच्छा रजा हैदर साहब, इस पे एक चीज, क्योंकि मुझे तो मालूम है, थोड़ा आपका भी बैकग्राउंड है, JF-17 के हवाले से आप खासा काम करते रहे। एक आम जो किसी भी मुल्क की एक बहुत बड़ी जो ताकत होती है वो उसकी अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी होती है जो यहाँ पर जो है वो करता है। लेकिन ये बहुत से लोगों के लिए सरप्राइज था कि एयरफोर्स ने भी किस तरह से इंडिजिनस यहाँ पर जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी वो डेवलप की और उसका इस कॉन्फ्लिक्ट में जिस तरह से इस्तेमाल जो है वो किया गया। तो इसका कितना फर्क पड़ता है साइकोलॉजिकली, खास तौर पर जो बाकी जिस तरह से इंडिया में राफेल तैयारों की बात होती रही और भी तैयारों की बात होती है, हमारे यहाँ भी पहले बहस बहुत होती रही F-16 के हवाले से, लेकिन साइकोलॉजिकली आपके ख्याल में ये जो टेक्नोलॉजी डेवलप होती है इसका कितना फर्क पड़ता है दुश्मन के ऊपर जब वो आपको देखते हैं और अपने जो है वो मुवाजना करता है आपके साथ? रहमान साहब, बहुत अच्छा सवाल है और इसको मैं JF-17 और राफेल दोनों को तनाजुर में इसको बात करूंगा। देखिए, JF-17 मेड इन पाकिस्तान एयरक्राफ्ट है, जैसे कि आपने बात की, और जब ये हम इसको डिज़ाइन कर रहे थे तो हमारे जहन में दो चीज़ें थी, दो एम्स थे, टू डेवलप द फाइटर एयरक्राफ्ट फॉर पाकिस्तान एयरफोर्स, एक दूसरा था टू डेवलप द एविएशन इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। एविएशन इंडस्ट्री मीन्स सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सॉवरेंटी। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों एम्स अचीव हुए।
जब सेल्फ रिलायंस आती है ना, तो फिर आपकी उस टेक्नोलॉजी पे ग्रिप आती है, फिर आप उसके अंदर अपग्रेड्स कर सकते हैं, उसके अंदर मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, जो कि हमारे पास अब JF-17 की फुल कैपेबिलिटी है। हम उस पर जो चाहे वेपन लगाएं, लॉन्ग रेंज लगाएं, BVRs लगाएं, ये कैपेबिलिटी हमारी अपनी है। दूसरा ये कि प्रोडक्शन आपकी अपनी है। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 150 से ज़्यादा जहाज़ प्रोड्यूस कर चुका है पाकिस्तान JF-17। तो एक ये कॉन्फिडेंस आपका होता है कि मेरा जहाज़ है, कंट्रोल मेरे पास है। इसके कंपेरेटिव आप करें अभी अब राफेल को, आपको याद होगा ये तकरीबन 3 या 4 मई की स्टोरी है, बहुत अखबारों ने कवर की इंडिया में भी, कि इंडिया ने सोर्स कोड मांगे हैं फ्रांस से और फ्रांस ने डिक्लाइन कर दिया सोर्स कोड। सोर्स कोड क्यों मांगे? सोर्स कोड जब चाहिए होते हैं जब ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जहाज के अंदर, आप उसका ब्रेन कह लें, कि जब भी मैं कोई नया वेपन लगाना चाहता हूं उस जहाज के ऊपर, तो मुझे सोर्स कोड चेंज करने पड़ते हैं। वो सिर्फ OEM के पास होते हैं, या अगर आपने खुद जहाज बनाया आपके पास होते हैं, और वो नहीं कर सके और वो वेपन नहीं लगा सके उसके ऊपर राफेल, यानी आपका उस टेक्नोलॉजी पे कंट्रोल नहीं रहता। अगर वो आपका, सारी बात है, आप जब किसी से उधार लेते हैं तो जी वो फिर कुछ चीजें आपको नहीं देता वो। तो इस केस में भी सोर्स कोड नहीं दिए, जो फ्रांस ने अभी तक नहीं दिए, तो यानी वो डिपेंडेंट है हमेशा फ्रांस के ऊपर कोई भी वेपन राफेल पे लगाने के लिए। अब इधर आ जाएं JF-17 पे। JF-17 क्योंकि हमारा जहाज है, हम इस पे कोई भी वेपन लगा सकते हैं, कोई भी एम्प्लॉय कर सकते हैं उसको, उसी जो हमारी रिक्वायरमेंट है, ऑप्स रिक्वायरमेंट, उसके हिसाब से। तो ये एक सेल्फ रिलायंस का और टेक्नोलॉजिकल सॉवरेंटी का एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, और उसका बड़ा अहम रोल था इस सारे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, बहुत अहम रोल, कि वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किस हद तक जो है वो हो रही है। अच्छा, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आते जारी रहेगी।